आज हम लेकर आ चुके हैं सोलो लेवलिंग सीजन 3 के एपिसोड 5 को और आज जिन्वू का सामना उससे होने वाला है जिसने जिन्वू के सिस्टम को क्रिएट किया था, क्योंकि जिन्वू कार्टन एंड टेम्पल में वापस लौट चुका है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जिन्हा के स्कूल के पास जो नया गेट खुला था उस गेट के अंदर कार्टन एंड टेम्पल का भी गेट था और डबल डंजन के गेट के सामने आते ही जिन्वू वहां पर पहुंच जाता है और वहां फंसे हंटर्स को बाहर भेजकर खुद कार्टन एंड टेम्पल के अंदर चला जाता है। कार्टन एंड टेम्पल के अंदर आने के बाद जिन्वू रूल वाले स्टैच्यू से पूछता है कि तो तुम हो उसके कंट्रोल में, जहां वो खतरनाक स्माइल करते हुए जिन्वू से बोलता है कि आखिरकार तुम इतनी दूर तक आ ही गए। इसके बाद हम जापान के एयरपोर्ट पर यूरी को देखते हैं, जिसे जापान में खुले एस रैंक गेट को ब्रेक होने से रोकने के लिए जापानीज गवर्नमेंट द्वारा हायर किया गया है। ये वही बंदा है जिसके पास रेजी की टीम डील करने गई थी। यूरी को देखते ही एयरपोर्ट के बाहर खड़े रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं। रिपोर्टर्स यूरी से पूछते हैं कि वो एक एस रैंक के गेट को किस तरह रोकेगा। तब वो उन्हें बताता है कि वो गेट के बाहर एक मैजिक बैरियर बनाएगा और उसमें अपना माना देता रहेगा और जब तक उसका बैरियर रहेगा तब तक अंदर का कुछ भी गेट के बाहर नहीं आ पाएगा। तब रिपोर्टर्स उससे पूछते हैं कि तो क्या आप अकेले ही गेट को संभालने के लिए काफी हैं? तब वो बोलता है कि अकेले उसके लिए ये नामुमकिन है। वो बताता है कि उसका मैजिक आसपास के माना को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए अगर टोक्यो के आसपास बड़ी मात्रा में माना क्रिस्टल्स होंगे तो उसका मैजिक क्रिस्टल्स के माना को एब्जॉर्ब करके बैरियर बना देगा और ये बैरियर गेट के सामने एक बड़ी दीवार जैसे बन जाएगा। इसके बाद यूरी बोलता है कि ये याद रखना कि मैं तुम सबको बचाने जा रहा हूँ। उसकी इन बातों को गोगन ही और जिंचुल भी टीवी में देख रहे होते हैं। उसे देखकर गोगन ही जिंचुल से बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो एस रैंक गेट को ब्लॉक कर पाएगा या नहीं, लेकिन इतना पता है कि अगर वो फेल हुआ तब क्या होने वाला है। इसके बाद गोगन ही उससे जिन्वू के बारे में पूछता है। जिंचुल उसे बताता है कि वो अभी सियोल के गेट्स को बंद करने में लगा है। जिंचुल गोगन ही को एक लिस्ट दिखाता है जिसमें उन जगह के डंजन्स थे जहां रेड करने के लिए जिन्वू उनसे परमिशन लेना चाहता है। गोगन ही लिस्ट देखकर हैरान हो जाता है कि जिन्वू इतने सारे गेट्स की परमिशन मांग रहा है, लेकिन गोगन ही और जिंचुल ये सोचकर खुश होते हैं कि एक नई गिल्ड दूसरे गिल्ड से ज्यादा पावरफुल है। तभी जिंचुल के पास हंटर्स की एक कॉल आती है जिसमें जिंचुल को बताया जाता है कि जिस स्कूल में गेट खुला था और जहां ऑर्क्स के हाथों कुछ स्टूडेंट्स मारे गए थे, उसी स्कूल के यार्ड में एक और गेट खुला है और उस गेट के अंदर एक डबल डंजन खोजा गया है। डबल डंजन सुनते ही जिंचुल के पसीने आ जाते हैं। इसके बाद जिंचुल को एक और बात बताई जाती है कि संग जिन्वू उस डबल डंजन के अंदर जा चुका है। इसके बाद हमें डबल डंजन का सीन दिखाया जाता है जहां जिन्वू रूल वाले स्टैच्यू के पकड़े हुए रूल स्टोन को तोड़ देता है, जिसके बाद वो स्टैच्यू अपने पंख निकालकर उड़ने लगता है और जिन्वू से बोलता है कि तुम आखिरकार यहाँ तक आ ही गए। जिन्वू सोचता है कि क्या उसने उस स्टोन को तोड़कर सही किया। जिन्वू उससे बोलता है कि उन सो कॉल्ड कमांडमेंट्स का कभी कोई मतलब था ही नहीं। तब वो स्टैच्यू जिन्वू को बताता है कि उनका कुछ तो मतलब था, खैर अब वो उतना जरूरी नहीं है। इसके बाद जिन्वू उससे पूछता है कि क्या वो तुम थे जिसने मुझे यहाँ तक बुलाया। जब वो हाँ बोलता है तब जिन्वू उससे पूछता है कि क्या वो एक मैजिक बीस्ट है। तब वो स्टैच्यू जिन्वू से बोलता है तुम गलत सवाल कर रहे हो। वो उसे बताता है कि तुम्हें पूछना चाहिए कि तुम कौन हो। इसके बाद वो जिन्वू को बताता है कि ये उसका लास्ट टेस्ट है और अगर वो अंत तक अपने पैरों पर खड़ा रहा तो वो जिन्वू के सभी सवालों के जवाब देगा और उसका जवाब ही उसकी तरफ से जिन्वू का इनाम होगा। तभी जिन्वू की तरफ स्टोन सोल्जर्स आने लगते हैं। जिन्वू तुरंत अपनी शैडो आर्मी को बाहर आने के लिए बोलता है, लेकिन वो स्टैच्यू चुटकी बजाते ही जिन्वू के शैडोज को बाहर निकलने से रोक देता है और उसे बताता है कि ये एक टेस्ट है जिसमें कोई चीटिंग नहीं चलेगी। वो बताता है कि लास्ट टेस्ट के लिए जॉब स्पेसिफाइड स्किल काम नहीं करेगी। वो जिन्वू से बोलता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता हूँ, तुम्हारे सोल्जर्स से मेरा कोई मतलब नहीं है। वो बताता है कि अब तुम हीलिंग पोशन और दूसरी चीजें स्टोर से नहीं खरीद सकते हो और तुम स्टेट्स रिकवरी के लिए क्वेस्ट और लेवल अप रिवॉर्ड भी यूज नहीं कर सकते हो। ये सुनकर जिन्वू पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो जिन्वू को बताता है कि तुम अब लास्ट टेस्ट के खत्म होने तक बाहर नहीं जा सकते हो। वहाँ बहुत सारे स्टोन सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं। जिन्वू बोलता है कि उसने नहीं सोचा था कि उसके सारे तरीके यहाँ बेकार हो जाएंगे। वहाँ के सोल्जर्स अब जिन्वू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जिन्वू बोलता है कि अभी भी मैं अपनी इन्वेंट्री यूज कर सकता हूँ और अपनी पावर से मैं सबको खत्म कर दूंगा और वो फाइट के लिए आगे बढ़ता है। तभी एक सोल्जर जिन्वू पर बड़ी सी सोर्ड से अटैक करता है, लेकिन जिन्वू उसकी सोर्ड को पकड़ लेता है और उसे बीच से तोड़ देता है और टूटी हुई सोर्ड के नीचे वाले पार्ट को फेंककर दूसरे सोल्जर के सिर में घुसा देता है और दौड़ते हुए जंप करके उस सोल्जर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद दूसरा सोल्जर उस पर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू अपनी इन्वेंट्री में से डैगर्स निकाल लेता है और उसकी सोर्ड को काटते हुए उसके सिर में अटैक करके उसे भी खत्म कर देता है। तभी एक सोल्जर जिन्वू पर तीरों से अटैक करता है। तब जिन्वू अपने डैगर्स से उसके तीरों को हटाते हुए जंप करता है और उसके सिर में अटैक करते हुए उसका भी काम खत्म कर देता है। जिन्वू लगातार उन स्टैच्यूज से फाइट करते हुए बोलता है कि मैं इसी मौके की तलाश में था, बल्कि इसी मौके के लिए जी रहा था। जिन्वू की फाइट को देखकर सोल्जर्स को लीड करने वाला स्टैच्यू बोलता है कि तुमने इतना कुछ पा लिया है, वो भी ह्यूमन बॉडी के साथ। वो जिन्वू को देखकर काफी इंप्रेस हो जाता है। जिन्वू उन स्टैच्यूज से फाइट करते हुए बोलता है कि पहले उसे लगता था कि ये स्टैच्यूज टेलीपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन अब वो उनकी चाल को समझने लगा है। वो स्टैच्यू
स्टैचू फिर से बोलता है कि वाकई में जिन्वू ने बहुत बेहतरीन तरक्की कर ली है, लेकिन अभी ये टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। और तभी वहां का सबसे बड़ा स्टैचू खड़ा हो जाता है। उसके खड़े होते ही वहां की जमीन धंसने लगती है। इस स्टैचू के सामने दूसरे सोल्जर्स बहुत ही छोटे दिख रहे थे। इस स्टैचू के खड़े होते ही रूल वाला मेन स्टैचू जिन्वू से बोलता है कि अब भगवान की पूजा करने का समय आ चुका है। दूसरी तरफ हम कोरियन हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं, जहां जापानीज हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन मासुमोतो गोगनही से मिलने आया हुआ होता है। मासुमोतो गोगनही से बोलता है कि वो जापान में खुले एस रैंक गेट के लिए जिन्वू को हायर करना चाहता है। इसके बदले में वो उन्हें जेजू आइलैंड से मिले सारे एसेंस स्टोन्स के राइट्स दे देगा। तब गोगनही उसे बताता है कि जिन्वू अपनी गिल्ड के लिए काम करता है, न कि हंटर एसोसिएशन के लिए। मासुमोतो बोलता है कि वो हंटर एसोसिएशन की हेल्प के बिना जिन्वू से नहीं मिल सकता है और जेजू आइलैंड के एसेंस स्टोन्स के राइट्स केवल जिन्वू से मिलवाने के लिए है। गोगनही हैरान था कि ये केवल जिन्वू से बात करने के लिए इतनी बड़ी कीमत दे रहा है। इसके बाद गोगनही उससे बोलता है कि अगर ये फिर से तुम्हारी कोई चाल है तो मेरा सुझाव है कि तुम अभी ही रुक जाओ। मासुमोतो हैरान हो जाता है कि ये सब क्या बोल रहा है। गोगनही उसे बताता है कि खबर सुनने में आई है कि ब्लेड गिल्ड ने तुमसे सारे रिलेशन खत्म कर दिए हैं। मासुमोतो हैरान होकर खड़ा हो जाता है कि इसे ये सब कैसे पता। तब गोगनही उसे बताता है कि इससे सीधे पता चलता है कि अब ब्लेड गिल्ड हंटर एसोसिएशन से फंडिंग नहीं लेता है और केवल गवर्नमेंट से सब्सिडी लेता है। असल में ब्लेड गिल्ड ही पहले जापानीज हंटर एसोसिएशन की मेन पावर थी और गोतो की वजह से ही वो पहले सभी एस रैंक गेट्स में रेड करने का दम रखते थे। पर गोतो के मरने के बाद सब बदल चुका है और ब्लेड गिल्ड के नीचे गिरने के बाद जापान के दूसरे गिल्ड्स आपस में ताकत के लिए लड़ रहे हैं और इस सिचुएशन को हंटर एसोसिएशन भी नहीं संभाल पा रहा है। इसके बाद गोगनही उसे बताता है कि अगर ये गेट सही से बंद नहीं किया गया तो तुम्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। गोगनही गुस्से में उससे बोलता है कि गोतो की मौत, ब्लेड गिल्ड का पतन, जापान के गिल्ड्स के आपस की लड़ाई और वो सब लोग जो तुम्हारी चालाकियों की वजह से मारे गए हैं, उन सब की जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधों पर आएगी। दरअसल जब जेजू आइलैंड की रेड हुई थी तब मासुमोतो ने ही ब्लेड गिल्ड को कोरिया भेजा था और गोतो के साथ मिलकर कोरियन हंटर्स की बलि देने का प्लान बनाया था। लेकिन बेरू ने इसी के हंटर्स को खत्म करके इसके प्लान को बर्बाद कर दिया था। उस बार तो ये जिन्वू की वजह से बच गया था, लेकिन अब जब जापान में एक नया एस रैंक गेट ओपन हुआ है तो इसकी फटी हुई है, क्योंकि अगर ये इस एस रैंक गेट को बंद नहीं कर पाया तो इसके सारे कारनामे सबके सामने आ जाएंगे और इस बात को गोगनही अच्छे से समझ चुका था। इसके बाद गोगनही टेबल पर एक रिसीवर रखता है जिसमें जेजू आइलैंड मिशन के दौरान हुई गोतो और मासुमोतो के बीच की सारी बातें रिकॉर्ड थीं, जिसे देखकर मासुमोतो को पसीने आ जाते हैं। गोगनही गुस्से में बोलता है कि तुमने क्या सोचा था कि मुझे पता नहीं चलेगा। वो बोलता है कि ये टाइम स्टोन्स के साथ डील करने का नहीं है। अगर जापान के लोगों को तुम्हारे कारनामों के बारे में पता चला तो वही तुमसे निपटेंगे। गोगनही इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो रिसीवर सहित पूरी चेयर को तोड़ देता है। तब मासुमोतो डरते हुए बोलता है कि मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि ऐसी घटिया चीजें करूँ। इसके बाद गोगनही उससे बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि एक इंसान की चालाकियों की वजह से एक देश ही नहीं बल्कि पूरा एशिया ही साफ हो जाए। वो बोलता है कि इसके लिए तुम्हें जिन्वू का एहसान मानना चाहिए। दूसरी तरफ जिन्वू स्टैचू सोल्जर्स को खत्म कर रहा था, लेकिन वो लगातार आते ही जा रहे थे। तभी वो सब एक साथ जिन्वू पर अटैक करने के लिए आगे आते हैं। जिन्वू समझ जाता है कि अब उनके अटैक से बचने के लिए काफी देर हो चुकी है, इसीलिए वो तुरंत कमांडर्स टच की पावर को एक्टिवेट करता है और उन सबको एक साथ पकड़ लेता है। इससे पहले कि जिन्वू उन्हें खत्म कर पाता तभी वहां का सबसे बड़ा स्टैचू जिन्वू पर लेजर बीम से अटैक करता है। जिन्वू तुरंत उन पकड़े हुए सोल्जर्स को उठाकर लेजर बीम के सामने कर देता है, जिससे वो खत्म हो जाते हैं और जिन्वू जंप करके उसके अटैक से बच जाता है और इन सोल्जर्स से फाइट करने के चलते जिन्वू का लेवल अप हो जाता है, जिसके बाद जिन्वू की कमांडर्स टच स्किल अपने फाइनल फॉर्म कमांडर्स अथॉरिटी पर आ जाती है। तभी वो स्टैचू एक और लेजर बीम से अटैक करता है, लेकिन जिन्वू नीचे झुक जाता है। जिन्वू सोचता है कि उसे पहले इस बड़े वाले स्टैचू से छुटकारा पाना होगा, जिसके बाद जिन्वू उसकी तरफ स्पीड से आगे बढ़ता है, लेकिन वो स्टैचू उसे अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करता है। जिन्वू वहां से बचते हुए जंप करता है और उसके सिर की तरफ जाने लगता है। तभी वो स्टैचू एक और लेजर बीम से अटैक करने वाला था, लेकिन जिन्वू अपनी स्पीड के साथ कमांडर्स अथॉरिटी की पावर को मिक्स करके ग्रेविटेशनल पुल के साथ उसके ब्लाइंड स्पॉट पर अटैक करता है और सीधे उसके शोल्डर के पास पहुंच जाता है, जिससे वो लेजर बीम के अटैक से भी बच जाता है। जिन्वू देखता है कि अपग्रेड होने के बाद ग्रेविटेशनल पुल स्किल ज्यादा पावरफुल हो गई है, क्योंकि उसने अपनी केवल 1% पावर का यूज किया था और वो इतने बड़े टारगेट पर काम कर गई। जिन्वू अब फिर से अपने डैगर्स निकालता है और उसके फेस को बुरी तरह काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। जिन्वू सोचता है कि डीमन किंग के डैगर्स कुछ भी काट सकते हैं, लेकिन इसे सिर्फ खरोंच ही आई है। तब जिन्वू डिसाइड करता है कि अगर वो इसे काट नहीं सकता तो वो अपनी बॉडी पावर का यूज करेगा। जिन्वू प्लान बनाता है कि डैगर्स से जो कट्स लगे हैं उसे वहीं पर अटैक करना है। इसके बाद जिन्वू अपना पंच रेडी करते हुए अपना माना रिलीज करता है और सीधे उस स्टैचू के गाल में एक खतरनाक पंच लगा देता है और इस पावरफुल पंच से उसका आधा फेस डैमेज हो जाता है। ये देखकर रूल वाला स्टैचू बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये इस तरह के अटैक्स मेरे सबसे बेस्ट क्रिएशन पर करेगा। वहीं जिन्वू लगातार
बार उसके फेस पर पंचेस की बौछार करते हुए बोलता है कि अब मैं तुम्हें 103 लेवल पर होने का असली मतलब बताऊंगा। जिन्वू मार मारकर उस स्टैचू को नीचे गिरा देता है और खुद भी जंप करके नीचे आ जाता है। नीचे आते ही छोटे वाले स्टैचूज उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जिन्वू कमांडर्स अथॉरिटी को एक्टिवेट करता है और उन सबको नीचे पटक कर खत्म कर देता है। और अब जिन्वू देखता है कि इस फाइट के चलते वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तभी रूल वाला स्टैचू तालियां बजाने लगता है। जिन्वू उससे बोलता है कि तुम अपना वादा मत भूलना। तब वो स्टैचू बताता है ठीक है, लेकिन अभी ये टेस्ट खत्म नहीं हुआ है। इस पर जिन्वू बोलता है कि तुम देख सकते हो मैं अभी भी यहीं पर हूँ। तभी जिन्वू को अर्जेंट क्वेस्ट की नोटिफिकेशन आती है, जिसके बाद वो जिन्वू को बताता है कि मैं खुद तुम्हारा लास्ट टेस्ट हूँ। वो बताता है कि अगर तुमने दिए गए टाइम के अंदर अपने ओपोनेंट को नहीं हराया तो तुम्हारा दिल काम करना बंद कर देगा। जिन्वू का टाइम अब स्टार्ट हो जाता है। जिन्वू फिर से उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तब वो बताता है कि मैं इस सिस्टम का आर्किटेक्ट हूँ और मैंने ही इस सिस्टम को बनाया है। जिसके बाद आर्किटेक्ट जिन्वू से पूछता है कि क्या तुम मेरे आंसर से सेटिस्फाइड हो। इसके बाद हमें बाहर के गेट का सीन दिखाया जाता है। बाहर वाले गेट के पास अब जिनचुल के साथ उसकी पूरी टीम आ चुकी है, लेकिन जिनचुल जानता है कि जिन्वू की हेल्प के लिए इतने लोग काफी नहीं होंगे। गेट के पास में जाते ही जिनचुल के पसीने आ जाते हैं, क्योंकि अंदर से उसे हड्डी कपा देने वाला ऑरा फील हो रहा था। जिनचुल सबको बताता है कि उसे माना का खतरनाक तूफान फील हो रहा है। जिनचुल अपनी टीम से पूछता है कि क्या कोई आसपास बड़ी गिल्ड है। उसे बताया जाता है कि रेड के लिए हंटर्स गिल्ड तैयार है, साथ ही चोई और चाहे भी आने के लिए मान चुके हैं। तब जिनचुल उन्हें बोलता है कि तुरंत हंटर्स गिल्ड को इमरजेंसी रिक्वेस्ट भेज दो। दूसरी तरफ जिन्वू आर्किटेक्ट से फाइट करने के लिए तैयार था। आर्किटेक्ट अब अपने पंखों को अपने एक्स्ट्रा हाथ में कन्वर्ट कर लेता है और अब उसके 8 हाथ हो चुके थे। जिसके बाद आर्किटेक्ट इतनी स्पीड से जिन्वू पर अटैक करता है कि वो कुछ समझ नहीं पाता। जिन्वू उसके अटैक को हाथों से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके इस पंच से जिन्वू इतना तेज उड़ते हुए पीछे क्रैश होता है कि उसके मुंह से ब्लड आ जाता है। जिन्वू वापस उठता है, तभी आर्किटेक्ट अपने सभी हाथों से पंचेस की बौछार कर देता है, लेकिन जिन्वू रूलर्स हैंड की पावर से खुद को बचाए रखता है, जिसे देखकर आर्किटेक्ट उसकी तारीफ करता है और जिन्वू के फेस में फिर से एक पंच लगा देता है। लेकिन इस बार जिन्वू भी उसे खतरनाक पंच लगा देता है, जिससे अब दोनों दूर हो जाते हैं। जिसके बाद आर्किटेक्ट बोलता है कि किसने सोचा था कि मुझे किसी इंसान के साथ फाइट करने में इतना मजा आएगा। वहीं जिन्वू सोचता है कि इसने मुझे 100 लेवल के पार होते ही यहाँ बुला लिया। इसे लगा होगा इसके आगे मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन जिन्वू जानता है कि वो आर्किटेक्ट को मार सकता है। जिन्वू फिर से उससे पूछता है उसने ये सिस्टम क्यों बनाया है और मुझे उसके एक प्लेयर के रूप में क्यों चुना है, और आखिर अभी इस दुनिया में हो क्या रहा है। तब वो जिन्वू से बोलता है कि तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। ये बोलकर वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिन्वू दौड़ते हुए सोचता है कि क्लोज कॉम्बैट से उसे कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए वो दूर से अटैक करने के लिए कमांडर्स अथॉरिटी का यूज करता है। आर्किटेक्ट उसका प्लान समझ जाता है और वो भी सेम टेक्निक यूज करते हुए उसे बताता है कि इस प्लान से कुछ नहीं होने वाला है। और अब जिन्वू भी समझ जाता है कि इस पर दूर से भी अटैक करने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद आर्किटेक्ट जिन्वू को बताता है कि तुम मुझे मारो या ना मारो, तुम्हें जो जवाब मिलेंगे वो सब सिस्टम में तभी सेट कर दिए गए थे जब मैंने ये सब कुछ बनाया था। इसके बाद आर्किटेक्ट के सभी हाथों में वहां के सोल्जर्स के वेपन आ जाते हैं। जिन्वू उससे पूछता है कि तुमने ये सब कैसे बनाया और तुमने मुझे ये पावर्स कैसे दी। तब आर्किटेक्ट बताता है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना है, असल में मैं इसके खिलाफ था। वो बताता है कि मैं सिर्फ प्लेयर ब्रीडिंग सिस्टम का आर्किटेक्ट और मॉडरेटर हूँ, और वो कॉन्फिडेंस के साथ अपने इस डिजाइन को परफेक्ट बोलता है। इसके बाद जिन्वू सोचता है कि उसके पास टाइम कम है, इसीलिए उससे सीधे भिड़ना होगा। वहीं आर्किटेक्ट भी बोलता है कि इस बचे हुए टाइम में मैं अपनी फुल पावर का यूज करूंगा। जिसके बाद वो स्पीड से जिन्वू पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी जिन्वू के साथ कुछ अजीब होता है। जिन्वू अब उसके सभी अटैक्स को आसानी से डॉज कर पा रहा था। जिन्वू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि अब उसके सारे सेंसेस तेज हो चुके थे। वो अब उसके सारे वेपन्स की मूवमेंट्स को सेंस कर पा रहा था, और ये देखकर पहली बार आर्किटेक्ट भी हैरान हो जाता है, क्योंकि अब वो अपनी फुल पावर का यूज कर रहा था। लेकिन इसके बाद भी जिन्वू न सिर्फ उसके अटैक से बच रहा था, बल्कि उस पर अटैक भी कर पा रहा था। वो देखता है कि जिन्वू और भी फास्ट होता जा रहा है, और अब जिन्वू आगे बढ़ते हुए उसके एक हाथ को काट देता है। आर्किटेक्ट पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि वो एक नकली बॉडी में था, फिर भी जिन्वू के इस अटैक से उसे दर्द हो रहा था। वो समझ जाता है कि इसी वजह से जिन्वू को चुना गया था। आर्किटेक्ट बोलता है जिसे तुमने काटा वो सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा था। वो गुस्से में जिन्वू से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम सिर्फ एक इंसान हो। वहीं उसे हराने के लिए जिन्वू के पास अब कुछ ही टाइम बचा था, इसीलिए आर्किटेक्ट सभी स्टैच्यूज को वापस जोड़कर अपने सामने खड़ा कर लेता है। लेकिन जिन्वू फिर से कमांडर्स अथॉरिटी का यूज करता है और उन सबको एक साथ उड़ा देता है। जिन्वू अब स्पीड से उसकी ओर बढ़ता है और आर्किटेक्ट उस पर लगातार अटैक करता है, लेकिन जिन्वू उसके सभी अटैक्स से बचते हुए उसके पीछे आता है और उसके 2 हाथ उड़ा देता है। तभी वो जिन्वू पर अटैक करते हुए उसे पीछे कर देता है, लेकिन तभी पीछे से एक दूसरा स्टैच्यू अपनी शील्ड से जिन्वू पर अटैक कर देता है। उसे देखकर जिन्वू को याद आता है कि जब वो पहली बार यहाँ आया था तो यही बंदा था। अब लगातार टाइम कम हो रहा था। जिन्वू तुरंत जंप करके इस स्टैच्यू का भी सिर फोड़ देता है। इसके बाद जिन्वू अपने डैगर्स निकालता है और आर्किटेक्ट के सभी हाथों को काटते हुए उसे नीचे गिरा देता है और अपने
डैगर को आर्किटेक्ट के गले में रख देता है, जिसके बाद आर्किटेक्ट अपनी हार मान लेता है और जिन्वू से बोलता है कि ये टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। जिसके बाद वो जिन्वू की तरफ फिंगर करते हुए बताता है कि जवाब तुम्हारे अंदर है और फैसला तुम्हारा है। जिन्वू कुछ समझ नहीं पाता, तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि आपकी मेमोरी में स्टोर किया हुआ डेटा वापस मिल जाएगा। मतलब सिस्टम ने उसके माइंड में उस डेटा को स्टोर करके रखा है जिसमें जिन्वू के सवालों के जवाब हैं, और नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट करते ही वो डेटा जिन्वू की यादों में आ जाएगा। जिन्वू तुरंत उस नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट करते ही उसकी सोल किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती है, और इस दुनिया के अंदर जिन्वू अनगिनत बीस्ट, मॉन्स्टर्स, ऑर्क्स और कई तरह के इतने पावरफुल डीमंस को देखता है जो पूरे ग्रह को खत्म कर सकते हैं। आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, इसीलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।